हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल जीके। इस बिहार स्पेशल जीके में हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर तथा व्याख्या सहित हम लोग इसको एक एक प्रश्नों को करते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल आया है यह है कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी यह मौर्य साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था या लिच्छवी साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था या गुप्त वंश के लोगों ने या फिर नंद वंश के। तो मौर्य साम्राज्य ये पहला जो गणतंत्र है वैशाली में जो स्थापित किया गया था यह लिच्छवी गणराज्य के लोगों ने किया था। और यह लिच्छवी गणराज्य जो है यह महाजनपद वज्जी संघ का एक ये था, 8 ये का संघ था। और उसमें जो है वैशाली में लिच्छवी एक गणराज्य था उसमें से, जो कि उस वक्त जो है वहाँ लोकतंत्र स्थापित था। पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। वैसे तो दोस्तों बिहार का जो है साक्षरता दर बहुत पुअर है, लेकिन ये जो इस में ही सबसे जो अधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा। इनमें से कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर जाना जाएगा कि रोहतास जिला जो है बिहार का वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय मंडल है, जिसमें निचला सदन जो है वो बिहार विधानसभा के नाम से जाना जाता है। और बिहार विधानसभा की जो कुल संख्या है वो 243 है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था में जो ऊपरी सदन कहलाता है वह बिहार विधान परिषद के नाम से जाना जाता है और उसके जो सदस्यों की संख्या है वो 75 है। याद रखिएगा, वीपी यानी बिहार विधान परिषद। उसके बाद यहाँ जो लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या है बिहार में वह कुल 40 है, जिसमें से 6 सीट जो है वह SC ST के लिए आरक्षित है और 40 में से 6 सीट आरक्षित है, 34 जो बचे हुए सीट है वो जनरल है। और राज्यसभा यानी RS जो संसद का ऊपरी सदन है उसके लिए बिहार से जो है वो 16 सीटें ये है, बिहार में 16 सीटें मनोनीत है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि विधानसभा में, तो विधानसभा में 243 है, लेकिन हम लोग विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सभी को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहार के जो ये प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक जो है यह बाबूजी प्रसाद हैं या फिर बाबू गोपाल हैं या बाबू महेश्वर प्रसाद हैं या फिर बाबू राम प्रसाद हैं। इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बाबू महेश्वर प्रसाद जो है इसके संपादक रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिरसा मुंडा का जो पूरा मुंडा विद्रोह हुआ था तो उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण जिला था या फिर अलीपुर, बलिया या रांची। तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के क्षेत्र में यानी रांची क्षेत्र से जो है उस वक्त पूरा आंदोलन चला रहे थे, मुंडा विद्रोह जो है। तो इसका सबसे सही उत्तर 5वां का ऑप्शन नंबर डी को है जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देव नाम प्रिय, यह कौन से शासक ने अपने आप को जो है प्रियदर्शी घोषित किया था यानी देव नाम प्रिय के रूप में। वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर हर्षवर्धन है या समुद्रगुप्त है या अशोक है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह सम्राट अशोक जो है वह स्वयं को प्रियदर्शी घोषित किया था। सम्राट अशोक जो है वो पहले आजीवक संप्रदाय के ये थे, बाद में इन्होंने जो है अपना ये अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए कलिंग के युद्ध के पश्चात। और इसमें जो ऑप्शन में मौजूद समुद्रगुप्त है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है और प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय का जो उपाधि है वह अशोक महान ने जो है लगाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी, अभी हम लोग इसका पिछले प्रश्नों में चर्चा किए थे कि भारत का नेपोलियन जो है वो कौन कहलाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त। और फिर ऑप्शन में जो कुमारगुप्त प्रथम है,
कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो बख्तियार खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और गुप्त वंश के शासनकाल को सबसे सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। तो इसमें से अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किए थे। मुख्य रूप से 3 शादियां किए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन थे, तो यह मगध का जो मगध साम्राज्य जो था 16 महाजनपदों में से, उनमें सबसे पहला जो वंश का शासक रहा है हर्यक वंश, उस हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बिंबिसार। इन्होंने वैवाहिक नीति अपना करके जो है अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया। इसके बाद बिंबिसार के बाद जो है उनके पुत्र अजातशत्रु बने, फिर उसके बाद जो है उदयन हर्यक वंश के शासक बने। और उदयन ने जो है, चूंकि बिंबिसार ने जो मगध साम्राज्य की हर्यक वंश की राजधानी थी वो गिरिब्रिज यानी राजगीर में रखे थे, उसको राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का काम जो है उदयन के द्वारा किया गया था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक की ब्राह्मी अभिलेख को, अशोक ने जो ब्राह्मी अभिलेख लिखवाया था, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसको पढ़ने का जो श्रेय है वह किसको जाता है, वह BN मिश्रा को जाता है या फिर प्रिंसेप को या HD शौल्किया या इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जो पढ़ने का कार्य किया है वो प्रिंसेप महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये सारे स्तंभालेख जो हैं ये अशोक के शासनकाल से संबंधित है। जैसे मस्की का लघु शिलालेख है, भाबरू शिलालेख है, रानी का स्तंभालेख है और फिर रुमनदेई का अभिलेख है। इनमें से किस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो जाना जाएगा कि मस्की का लघु शिलालेख के जरिए इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि त्रिवेणी नहर जो है इसको किस नदी से पानी जाता है। त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार की एक प्रमुख नहर के रूप में जानी जाती है। तो इसको सोन नदी से पानी जाता है या फिर म्यूराक्षी से या गंडक से या फिर कोसी से। तो इसका जो सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का कि कोसी नदी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोसी नदी का जो प्रवाहन है वह सीमांचल क्षेत्र में है। तो ये जो है इसको जो पानी मिलता है वो गंडक नदी से मिलता है। 11वां का सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और कोसी नदी जो है यह बिहार का शोक कहलाता है। याद रखेंगे हम लोग, बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से जो स्वामी महावीर हैं ये 24वें हैं। तो ये इनका जो जन्म स्थान है वह कौन सी जगह पर है। ये पिपली वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम या फिर वैशाली। तो 12वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि कुंडग्राम जो है वो जैन धर्म के प्रवर्तक स्वामी महावीर का जन्म स्थल है। और जो एक और धर्म हुए हैं इसके पैरेलल जो है बौद्ध धर्म, उनके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण की प्राप्ति की। यानी महावीर स्वामी का जो है ये इन्होंने अपना प्रांत कहाँ त्यागा था, या वैशाली में या राजगीर या नालंदा या फिर पावापुरी। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पावापुरी में जो है इन्होंने अपना निर्वाण की प्राप्ति करी थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है। जी, ये बिहार का पटना जो है वो किस सिख गुरु के जन्म स्थान के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद या गुरु फिर तेज बहादुर। तो ये पटना में जो है सिख गुरु अंतिम सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वैसे 10वें सिख गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह पटना में हुआ था।
14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के पटना जिला में स्थित है, या फिर गया, जमुई, या फिर यह पटना जिला के अंतर्गत दानापुर में स्थित है। तो 15वां का जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के गया जिला में स्थित है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बिहार से संबंधित देखेंगे, ताकि अगर बिहार से संबंधित कोई प्रश्न बन रहे हैं तो वो आपसे छूटे नहीं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, यानी कौन सा पर्यटन स्थल है जहां गर्म जल के कुआं जो है वहां उपस्थित मिलता है। वह है देव में है, पावापुरी में है, या राजगीर, या फिर बिहार शरीफ में। 16वां का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि राजगीर जो पर्यटन स्थल है वहाँ कई गर्म जल कुंड जो है मिलते हैं, तो अनेक गर्म जल के स्रोत वहाँ उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रमुख 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, उसमें से 3 बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में हुई है और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में हुई है। तो यहाँ प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुई है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है। 17वां का याद रखना है हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह राजगीर में हुआ है, पुराना नाम इसका राजगिरी है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर है। दूसरा बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में हुआ है, तीसरा बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्रा में हुआ है, और चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगीति से प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उस वक्त जो यहाँ राजा थे वो सम्राट अशोक थे, यानी सम्राट अशोक का संरक्षण जो है तीसरी बौद्ध संगीति को प्राप्त था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजगृह का पुराना नाम क्या है। तो राजगिरी का जो पुराना नाम है वह कौन सा है। मगध, गिरिव्रज, बसाड, या फिर पाटलिपुत्र। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि राजगिरी जो है यह गिरिव्रज का पुराना राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज है, और आधुनिक नाम जो है आज वर्तमान में वह राजगीर के रूप में जाना जाता है। आज राजगिरी भी यूज नहीं हो रहा है, आजकल जो नाम यूज हो रहा है उसके लिए राजगीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह कितने अधिकरणों में व्यक्त है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। तो यहाँ जो ऑप्शन है 12, 14, 16, 20, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखेंगे हम लोग इसका जो अधिकरण है यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो यह 15 अधिकरणों में विभक्त है। और इस प्रकार के अगर प्रश्न रहे और ऑप्शन अगर मैच ना हो तो आप वहाँ जो है ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बीपीएससी प्रश्न करता है तो उसमें 5वां ऑप्शन मौजूद रहता है, इनमें से कोई नहीं, आप उसे टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है यह स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात जो है शक वंश, शुंग वंश, सातवाहन, या फिर कुषाण वंश का शासन शुरू हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन सा है। तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि मौर्य वंश के पश्चात जो मगध पर शासन शुरू हुआ था वह शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है वह कौन सा स्रोत है, जिसके जरिए जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित जो ये वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये दिव्यदान से होता है, या अर्थशास्त्र से, या इंडिका से, या अशोक के शिलालेख से। तो इस 21वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे, तो अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे वह विष्णुगुप्त किए थे, यानी उनका अन्य नाम कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जो है अपना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, क्योंकि ये नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उनकी एक अहम भूमिका थी, और उन्होंने जो है एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है।
तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बिहार की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से 2 बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या में बिहार से आगे हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व पर बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व पर बिहार प्रथम है, क्योंकि 1106 लोग जो है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और इतना अधिक निवास जो है बिहार के अलावा कोई अन्य राज्य में नहीं करता है। राज्य के हिसाब से बिहार, केंद्र शासित प्रदेश में फिर ये आंकड़े बदलते हैं, तो राज्य के हिसाब से जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार राज्य का है। भारत में यह प्रथम है। 22 का ए जो है आंसर सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो बिहार की जो कुल साक्षरता प्रतिशत है वह 61.8% है और महिला साक्षरता जो है इससे भी नीचे है। लेकिन यह जो आंकड़े हैं बिहार के साक्षरता प्रतिशत का, यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो हम लोग को इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो जनगणना होगा तो फिर ये आंकड़े चेंज होंगे। और जो अभी जो जनगणना बिहार में कराया गया है तो वो जनगणना नहीं बल्कि बिहार जाति आधारित गणना था, जिसके तहत जो है वो आंकड़े जुटाए गए थे। और भारत सरकार द्वारा जो जनगणना 10 साल पर कराने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें कुछ डिले हुआ था, तो ये इसके आंकड़े फिर चेंज हो जाएंगे। अभी जो लेकिन जो अभी हम लोग जानेंगे आंकड़ा वो 2011 के जनगणना के अनुसार जो कि 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के अंग की अगर बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों जो है ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। लेकिन ऑप्शन में मौजूद जो महाधिवक्ता हैं तो ये महाधिवक्ता जो हैं यह राज्य विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। ये राज्य में जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के अंग के रूप में यह कार्य नहीं करते हैं। और भारत में सभी राज्य नहीं, केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां जो है ये जो विधानमंडल के ऊपरी सदन है जिसको विधान परिषद के रूप में जाना जाता है वो मौजूद है। बाकी अन्य राज्यों में यह मौजूद नहीं है। बाकी जितने भी भारत के अन्य राज्य हैं वो सभी एक सदनीय व्यवस्था है जिसको विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इस पर हम लोग अभी पीछे चर्चा भी किए थे कि इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यह थे यूनान के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और आए थे कहाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो याद रखेंगे वो अर्थशास्त्र है, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है इसके संस्थापक देवपाल हैं, नरेंद्रपाल है, नयनपाल है या फिर धर्मपाल है। प्राचीन काल में 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक और जो है जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसमें से 2 प्रमुख जो है वो बिहार में स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और नालंदा तो नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या होगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वह तंत्र विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उनके प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, वैशाली में या पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये उपदेश है, प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करने वाले शासक कौन थे, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या फिर कालाशोक। तो 29वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वहीं जो है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसका हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुआ था, तो वह वैशाली जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि
पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके संरक्षक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं, अशोक मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है ये अशोक जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि अशोक महान को द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो निम्नलिखित में किसके समय में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, यह जो हुआ था 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कनिष्क के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 31वां के लिए भी सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन सा है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र किसके लिए है, सिखों के लिए है या फिर ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है या जैन धर्मावलंबियों के लिए है या सभी के लिए है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सिख के जो गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश बिहार के पटना जिले में हुई है, तो उनके लिए भी बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म के लोगों को धर्म ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को ये गया जिले में हुई है, तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी जो है बिहार धार्मिक केंद्र है। जैन के जो 24वें ये हैं स्वामी महावीर, उनको जो उनका भी संबंध बिहार से ही है। तो इस प्रकार ये बिहार की जो धरती है वो इन तीनों धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ निर्माण कराया गया है। 33वां का जो करेक्ट आंसर है यह है बोध गया, देवपाल, गया या राजगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो निर्माण कराया गया है बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए ये 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा, यह राजगीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में सबसे किस स्थान पर नवपाषाण युग, सबसे पहले जो है किस स्थान पर नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह चिरांद में हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हैं तथा साथ उम्मीद करते हैं कि यह बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आप इसे वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो सोनपुर नगर जो है वो सरयू, गंडक, सोन और गंगा, इसमें सबसे सही उत्तर क्या है। तो सबसे सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी के गंडक नदी के तट पर स्थित सोनपुर है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार के गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार की जो गया जिला स्थित है वह कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी या फिर सरयू नदी। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के रूप में भी जाना जाता है। पिंड दान का कार्य जो है वही निरंजना नदी के तट पर होता है। तो यह बिहार का गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में स्थित पटना में स्थित जो गोलघर है इसका निर्माण कब किया गया था। बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया है। यह 1786 या 56 या फिर 1776 या 1796 ईस्वी में। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह 1786 ईस्वी में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का जो काम है वह किन्होंने किया है। मेगास्थनीज हैं, अलबरूनी है, इब्न बतूता है या हुएनसंग है। तो ऊपर के जो तीनों हैं मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता, ये सभी जो है भारत या हुएनसंग, ये सभी भारत की यात्रा किए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता ने, इन लोगों ने जो है यहाँ की यात्रा ने वहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने का जो काम किया है वह हुएनसंग ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। मीरतुल अहवाल जो है यह मुल्ला तकिया है, मिर्जा नाथन है या मुल्ला बहबहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है 39वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है कि मुल्ला तकिया द्वारा रचित है मीरतुल अहवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पूरा तत्ववेता
अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया था? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में स्थित है उसकी खोज किए हैं, या फिर लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, या बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या ये सभी। तो कनिंघम के द्वारा जो है बिहार के इन सभी स्थलों का खोज किया गया था। तो ये सारे जो है इसमें सही उत्तर के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोगों ने जो है अभी बिहार से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के सहित देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस 40 प्रश्न से हम लोग और अधिक प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये बिहार जीके स्पेशल का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक कोशिका से बना होता है, यानी वैसा जीव कौन सा है जिसका शरीर जो है एक कोशिका का बना है? कोशिका हम सभी जानते हैं कि शरीर की जो जंतु है या पादप है उसकी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका का काम शरीर को संरचनात्मक ढंग से ये प्रदान करना भी है और क्रिया को अंजाम देना भी है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, फिर जो है उसका जो है अवशोषण होता है, निष्कासन होता है, ये सारा काम कोशिका के द्वारा ही होता है। और शरीर को जो संरचना प्रदान करता है यह भी काम कोशिका का है। तो यह एक कोशिका वाला पूछा जा रहा है जीव। तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो केवल एक कोशिकीय जीव है, यानी उसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उसी एक कोशिका की मदद से वह अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी एक कोशिका से वह भोजन का पाचन करता है, फिर उसी से वह प्रजनन करता है और उसी से जो है वह पचे हुए भोजन के बचा अवशिष्ट जो है वो बाहर निकालता है। यह सारा काम अमीबा केवल एक कोशिका से करता है। बाकी जो मनुष्य है या अन्य जंतु है, अमीबा और पैरामीशियम को छोड़ करके वो सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों कोशिका जो है वो सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और बीच में जो है कोशिका का केंद्रक होता है और फिर ये केंद्रक झिल्ली से बना होता है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो है जो एक द्रव होता है जिसको जो है कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। वहीं पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से, जो कि केवल पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। बाकी जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसको कठोरता प्रदान करने के लिए वो जरूरी होता है। और कोशिका भित्ति जो है वो या बाहरी सबसे कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण है। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होता है। फिर उसके अंदर जो है कोशिका के जो अंग हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के ये 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं प्रोटॉन पर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है और शून्य यानी कोई चार्ज नहीं वह न्यूट्रॉन पर होता है। न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज होता है। इस प्रकार तीसरा का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? जी हाँ, पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा अंग है चौथा नंबर प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन सी कि छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को आपको उसके उत्तर के व्याख्या के साथ जो है बताते चलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली में मुख्य अंग कौन सा है? यानी मनुष्य के शरीर में सभी अंगों में रक्त को पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है? तो
रक्त पर जो संचार का काम है वो काम होता है हृदय का, यानी हार्ट का, जो कि 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हार्ट। 2 अलिंद और 2 निलय जो है, एक बायां अलिंद बायां निलय और फिर दायां अलिंद दायां निलय रक्त, ये मनुष्य के रक्त ये में हृदय में पाए जाते हैं, जो कि रक्त परिसंचरण का मुख्य केंद्र है। यहाँ से जो है सारे रक्त को पंप किया जाता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचते हैं। फेफड़ा जो है इसका काम है कि नाक द्वारा लिए गए वायु से ऑक्सीजन को शोषित करके फिर रक्त में मिला करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। फिर जो हार्ट है, हृदय है, वो उसको पंप करता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। गुर्दा का काम है कि डायलिसिस करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे छानता है। और तो इस प्रकार जो है ये चारों हमारे अंग हैं, इसका अलग अलग कार्य है। यकृत जो है या लीवर जिसको कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गति का एसआई मात्रक क्या है। गति जो है कि एसआई मात्रक होगा, गति की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गति बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। गति का क्या होता है कि दूरी बटा समय, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति के नाम से जानते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। अर्थात दोस्तों जो गति का एसआई मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वह किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह संबंधित है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से, यानी द्रव्य ये बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण से संबंधित है। तो इसके लिए 7वां का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि जो है आपने अब तक जो है कितने प्रश्नों को टोटल सही किया है, ताकि इससे हमें अंदाज़ा ये मिल सके कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब। तो जब हम किसी वस्तु पर कार्य को परिभाषित कैसे करेंगे, तो विज्ञान जो है कार्य को और ग्रामर कार्य को अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। ग्रामर का कहना है, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे सिंपल पहचानने का तरीका होता है कि जिस शब्द के अंत में ना लग गया वो कार्य है, जैसे खाना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारे जो है एक्शन वर्ड है, यानी इससे सबसे जो है कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं बैठ करके, तो यहाँ पर जो साइंस है इसका कहना है कि कार्य वर्क जो है यहाँ पर यह तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने के वजह से उसमें कुछ विस्थापन आए तो कार्य होगा। यानी कि अगर हम बल लगा रहे हैं और कोई विस्थापन नहीं है, कोई गाड़ी रोड पर खड़ी है, हम कंटिन्यू पूरे 1 घंटा से उसको बल लगा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है 1 इंच आगे पीछे नहीं हो पा रहा है, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। भले हम कितना भी न्यूटन का बल लगा लें, हमारी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ऊर्जा हमारा खपत हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। हम बोझ लेकर के सर पे रख करके खड़े हैं, चाहे हम कितने देर भी खड़े रहें, उससे हमारे ऊर्जा का कितना भी ह्रास हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कार्य विज्ञान में तभी परिभाषित होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से उसमें कुछ विस्थापन आता है, यानी कुछ चेंजिंग आता है, तो वह कार्य कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैलोरी और किलो कैलोरी इसके अन्य मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो इकाई है, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन इसका 10वां नंबर प्रश्न का सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर कि प्रकाश की किरण वायु से जल में जाने पर मुड़ती है, यह किसका उदाहरण है। तो प्रकाश की किरण वायु से जब जल में जाती है तो वायु जो है वो थोड़ा सा विरल माध्यम है, वहीं उसके विपरीत जो है जल उससे घना माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण वायु से जल में या फिर जल से कांच में जाती है तो इस प्रकार जो है वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यानी कि विरल माध्यम से, जैसे हवा विरल माध्यम है, उससे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि यदि
किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम है, तो उसका भार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो भार जो है वो न्यूटन में निकलता है। G = 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इसको 9.8 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। कितना आ जाएगा 98 न्यूटन उसका भार होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा 98 न्यूटन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में क्या होता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर कोई वस्तु है, तो चंद्रमा पर जो वस्तु होगा उसको पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। या फिर इसको उल्टा समझिए कि अगर कोई पृथ्वी की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में कमी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में पूछा जा रहा है तो चंद्रमा की तुलना में अधिक होगा। यानी कि अगर कोई 6 kg का वस्तु है पृथ्वी पर, वो चंद्रमा पर केवल 1 kg का रह जाता है। यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना हो जाता है 1/6 हिस्सा उसका भार रह पाता है। ऑप्शन यहाँ ये याद रखिएगा आप कि उसी हिसाब से आप कम और ज़्यादा करके प्रश्न अगर आए तो बना सकते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि यहाँ पर पृथ्वी पर 30 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका वजन 5 kg हो जाएगा। या इसी के विपरीत पूछे कि कोई वस्तु चंद्रमा पर 5 kg है तो पृथ्वी पर, तो वहाँ पर आप गुना कर देंगे कि 30 kg हो जाएगा वजन। अगला सवाल है कि नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के बाद अब जो प्रश्न आए हैं यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद भूगोल और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो नए राष्ट्रों का निर्माण जो है ये मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था, उसी क्रांति का परिणाम था। जगह जगह नए राष्ट्र के निर्माण हुए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी को दंडित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले ये जानिए कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो उसकी हत्या के बाद सेराजेवा हत्याकांड के बाद जो है, जो कि सेराजेवा में हत्या हुआ था, उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ये 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसकी समाप्ति जो है वर्साई की संधि के साथ होती है। वर्साई की संधि जर्मनी के ये मित्र राष्ट्र जो विजयी रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इन्होंने वर्साई की संधि जर्मनी के साथ किया और इसमें जर्मनी को बुरी तरह दंडित किया था। जर्मनी को सेना रखने पर प्रतिबंध लगाया, वायुसेना जर्मनी की वायुसेना को ख़त्म कर दिया और भी जर्मनी के जो है अलग अलग उपनिवेशों पर कब्जा किया गया था। तो इससे जो है यह जर्मनी अपने आप को इसको जो है ये अपमानजनक संधि माना और वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया था। ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और उस वक्त जो है रेलवे का काम चल रहा था। और इसके मेन जो ये जाने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो अलेक्जेंडर कनिंघम जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्नानागार जो हड़प्पा के जो स्थलों से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, यानी विशाल स्नानागार मिले हैं, यह किस स्थल से मिला है। विशाल स्नानागार जो मिला है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी इसका ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। वहीं कालीबंगन जिसका अर्थ जो है काले रंग की चूड़ी है। लोथल जो है यह गुजरात में स्थित था। भोगवा नदी के तट पर स्थित एक नगरीय सभ्य हड़प्पा सभ्यता का ही अंश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर के 9 रत्नों में से थे। तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से मुख्य रूप से जो है, जो हमारे स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक कफूर, अमीर खुसरो और जो है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अब्दुल रहीम खान खाना थे।
मलिक कफूर जो है यह गुजरात विजय के पश्चात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको लाए थे वहाँ से बंदी बना करके। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका मुख्य सेनापति हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ तो मलिक कफूर जो है उसका मुख्य सेनापति रहा। अमीर खुसरो कवि रहे हैं और फिरोज शाह तुगलक जो है यह तुगलक वंश के शासक हुए हैं। तो ये तीनों जो है अकबर के दरबार के नवरत्न नहीं है। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना थे, उसके बाद जो है ये बीरबल थे, फिर जो है राजा टोडरमल, ये सारे लोग जो है उनके दरबार में ये रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है इसका श्रेय जाता है ये हरिहर और बुक्का को। ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए हैं। यानी 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई है यह भारत से बाहर सिंगापुर में किया गया था। यानी ऑप्शन इसका डी 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में अगर ग्रहों की बात की जाए तो ये सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, जिसको बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे अगर बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो वह बृहस्पति ग्रह है। अब अगर बात की जाए पृथ्वी की तो पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां बड़ा ग्रह है। और अगर पृथ्वी सूर्य के निकट की बात की जाए तो बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी की स्थिति तीसरे नंबर पर है सूर्य से करीब में। तो ये करीबी सूर्य से करीब के हिसाब से तीसरा ग्रह है और अपने आकार में जो है यह 5वां बड़ा ग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भूमध्य रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है। यानी जब आप पृथ्वी का ग्लोब पढ़ेंगे तो ग्लोब पर जो ये उत्तर दक्षिण ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। वहीं जब आप ये उसको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाओं से खींचेंगे तो बीचों बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। और 90 डिग्री उत्तर को जो है उत्तर ध्रुव कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसी के विपरीत 23.5 डिग्री उत्तर को जो है कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 66.5 डिग्री उत्तर जो है यह ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां कौन सी है। दोस्तों विज्ञान और इतिहास के बाद अभी हम भूगोल के प्रश्न देख रहे हैं और भी विविध प्रकार के प्रश्न को हम इस सेट में देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए जो है चैनल को हमारे मोटिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल है 24वां कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियाँ क्या है। पृथ्वी की जो 2 प्रमुख गतियाँ हैं वह है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। और एक गति है परिक्रमण गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष कहिए, 12 महीना कहिए या फिर 365 दिन का समय लगता है। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि 2 गति है घूर्णन जो अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण घूर्णन गति के कारण रात और दिन की घटना होती है। और परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु में बदलाव आता है, यानी शरद ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जो अन्य प्रकार की ऋतुएं हैं ये सारी ऋतु परिक्रमण गति के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा से अभी हम आपको बताए हैं कि ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजिंग आता है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है यह मुख्य रूप से ये पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यह हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है। तो भारत की जो स्थिति है यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, बल्कि जो विश्व का अधिकांश देश है ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अमेरिका और कुछ दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा छोड़ करके, तो लगभग जो है 80% विश्व जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है।
तो उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वो 21 जून की तिथि होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण से दिशाओं का पता लगाया जाता है? जी हाँ, दिशा का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हम लोग दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक बार मैग्नेट होता है जिसको जो है क्षण चुंबक के नाम से जानते हैं, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। उसकी जो सुई होती है कंपास की जो निडिल जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। तो उसका जो मेन सिरा होता है वो उत्तर होता है, उसके विपरीत दक्षिण होता है। फिर उससे हम पूरब पश्चिम का पता लगा लेते हैं। तो ये किससे लगाया जाता है? कंपास से। थर्मामीटर से ताप की माप करते हैं हम लोग। डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं, और जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज होता है उससे जो है हम लोग ये ताप मापते हैं। बैरोमीटर है जिससे वायु दाब की माप की जाती है। टेलीस्कोप दूरबीन है जिससे हम दूर स्थित वस्तुओं को करीब करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानचित्र में पहाड़ी को दर्शाने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से तैयार किया गया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। ये सारे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। ये सवाल है कि कौन सी पहाड़ी को जो है दर्शाने के लिए है? तो भूरा रंग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर दिवस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून की तिथि को मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल जो है योगा डे, तो ये योग दिवस प्रत्येक वर्ष अब जो है 21 जून की तिथि को मनाया जाता है। जून के महीने में 5 जून की तिथि को क्या मनाते हैं? तो 5 जून की तिथि को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या फिर जो है उसमें एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो उसमें यह तिथि महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस जो है 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। अभी पिछले प्रश्न में आपको कहे हैं कि 5 जून को जो है ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आप हमारे साथ याद करते चलिए ताकि आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा और परीक्षा में इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब के बगल में आप मेंबर बन सकते हैं, और आपको अगर क्लास पसंद आ रहा है हमारा तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज करके हमारी जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल है कि जन गण मन के किसने लिखा था, यानी जन गण मन जो है ये लेखक कौन है? तो जन गण मन के जो लेखक हैं ये है जो हमारा राष्ट्रगान, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और ये 2 राष्ट्र के लेखक हैं, एक हमारा देश भारत जिसके लेखक जन गण मन के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, दूसरा है बांग्लादेश जिसका जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बंगला, उसके भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ही है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गणित में पाई, जब आप गणित बनाते हैं तो पाई का मान लगभग कितना होता है? तो पाई का मान वैसे तो जो है 22/7 लिखा जाता है, 22/7 22/7 के रूप में जानते हैं। लेकिन जहाँ पर ये मान आपको नहीं दिखे वहाँ आप
3.14 पाई का मान याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि ये जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो जानिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्नों को क्योंकि पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर जो है ये इसका मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा नाम क्या है CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ये दिमाग है, ये कंप्यूटर को जो भी कमांड दिए जाते हैं यही प्रोसेस करता है। कीबोर्ड माउस जो है यह इनपुट डिवाइस है, यानी इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, कोई काम करने के लिए बताते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन? कीबोर्ड और माउस। और मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है, ये भी पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड माउस है। आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारा आउटपुट डिवाइस है। CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर की खोज जो है वो चार्ल्स बैबेज ने किया था, जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स बैबेज को। किनको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जा रहा है। तो भारत चूँकि पहला उपग्रह है यहाँ पर, तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन में लैंडर का नाम क्या था, यानी किस लैंडर से चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग किया, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त की तिथि को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग जो है इस सेट के 40 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे फिर एक बार हम चलते चलते रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप सब्सक्राइबर के बगल के बटन से आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन करके। और जो है अगर आपको यह क्लास पसंद आया है तो आप हमें जो है सुपर थैंक्स भेज करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।